वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास नंबर 140 हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास प्रतिदिन 50 प्रश्नों की क्लास होती है। रोजाना 9 बजे आपको प्राप्त होती है, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थान पॉलिटिकल के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन समाहित होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्लास शाम 9 बजे की। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। इतिहासकार ये बताते हैं, जबकि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इसे 21 जून 1576 बताते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। उसमें महाराणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? हरावल दस्ते का मतलब क्या होता है? सेना का अग्रिम भाग, अग्निम पंक्ति, वो हरावल दस्ता होता है। जबकि सेना की लास्ट जो पंक्ति है, अंतिम पंक्ति, उसको चंदावल दस्ता कहते हैं। दोनों भाग ध्यान रखना। तो महाराणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। किसने? हकीम खां सूरी ने किया था। जबकि ये दोनों नाम कंफ्यूजिंग में आते हैं। हसन खां मेवाती ने जो खानवा का युद्ध हुआ था वो राणा सांगा की तरफ से ये लड़े थे। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखिए, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखना, कुंभलगढ़ को कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर कुंभलगढ़ को कहते क्यों हैं? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पन्ना धाय ने उदय सिंह को बनवीर से बचाया था तो भी कुंभलगढ़ में शरण मिली थी। इसके अलावा महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में, आपको पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बाद में शरण कहां ली थी? कुंभलगढ़ के अंदर ली थी। ये कुंभलगढ़ संकटकालीन राजधानी थी इनकी। हालांकि 1578 में शाहबाज खान ने आक्रमण किया था, कुंभलगढ़ को जीत लिया था। उसके बाद में महाराणा प्रताप 1585 में चावंड को राजधानी बनाते। और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी भी किसको बनाते हैं? कुंभलगढ़ को। किस राजपूत शासक ने अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होने के बावजूद उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? कौन सा राजपूत शासक था कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, उपस्थित हुआ लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की? तो वो था राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन, जो 1562 ईस्वी में मारवाड़ की गद्दी पर बैठा और 1581 में इसकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन जब अकबर के दरबार में, नागौर दरबार में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका भाई उदय सिंह वहां बैठा होता है। जो मोटा राजा उदय सिंह होता है ना, वो बैठा होता है। और चंद्रसेन ने देखा कि सारे राजपूत इस मुगल शासक की अधीनता स्वीकार कर बैठे, गुलाम होकर बैठे हैं। और राजपूतों को ये अग्रिम पंक्ति में नहीं बैठा रहे बल्कि तीसरी पंक्ति में बैठा रहे। इसलिए चंद्रसेन को लगा इसकी गुलामी करने से तो अच्छा है जीवन भर स्वतंत्र रह के अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए जीते। तो ये राव चंद्रसेन था, जिसे भूला बिसरा राजा मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ गया भी। महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्करपाणी मिश्र। ये शायद 8वीं पता नहीं 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें दिया हुआ है। तो महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे? चक्करपाणी मिश्र थे। इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो राणा अमर सिंह था। ये राणा अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था, लेकिन विवश होकर इसे 5 फरवरी 1615 ईस्वी को संधि करनी पड़ी। ये मेवाड़ मुगल संधि कहलाती है। पहली मुगलों की तरफ से जहांगीर शासक था, उसने खुर्रम को भेजा। और मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह का पुत्र करण सिंह, ये दोनों संधि करते हैं। इस संधि में कुछ शर्तें होती है। मेवाड़ कभी भी मुगलों से वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा और जो तत्कालीन राजा होगा उसका ज्येष्ठ पुत्र ही वहां पे दरबार में उपस्थित होगा। और मुगलों की तरफ से यह संधि हुई थी कि आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाना है। तो अमर सिंह के समय होती। अब आपसे पूछे मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो मोटा राजा उदय सिंह। आमेर का कौन सा शासक था? भारमल था। ये सारी बातें रखना। बीकानेर का कल्याणमल था। हमीर रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? हमीर रासो ग्रंथ के लेखक, तो हमीर रासो किसने लिखी थी? जोधराज ने। देखो, हमीर रासो ग्रंथ 2 है, अलग अलग समय में अलग अलग लिखी गई थी। एक हमीर रासो सारंगधर ने भी लिखी थी, ये भी अलग है, और ये जोधराज भी अलग है। कंफ्यूज मत हुआ करो। हमीर रासो सारंगधर जोधराज कभी भी ऑप्शन में आपको एग्जामिनर दोनों इकट्ठे नहीं देगा, ये ध्यान रखना।
चंद्रशेखर ने हमीर हट लिखी थी, नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखी थी। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत हुआ करो। दादू पंथ के पंचतीर्थ में कौन सा शामिल नहीं है? दादू पंथ के पंचतीर्थ में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, कल्याणपुर जयपुर पंचतीर्थ है, कल्याणपुर जयपुर पंचतीर्थ है, बिल्कुल। नारायणा जयपुर में पंचतीर्थ है, क्योंकि ये तो सीधी सीधी दिख रही है कि मुख्य पीठ भी है। इसके अलावा सांबर जयपुर में भी है, लेकिन बयाना जयपुर वाली नहीं है। कौन सी? बयाना तो वैसे ही आपको पता है कहाँ पे है, बयाना भरतपुर में है, तो जयपुर के अंदर तो है ही नहीं है। तो 5 तीर्थ देखो, एक तो कल्याणपुर हो गया 5 तीर्थ में, याद रखना, एक नारायणा हो गया, सांबर हो गया, 3 हो गए, एक चौथा था आमेर और 5वां था आमने सागर या आम सागर। ये 5 दादू पंथ के पंचतीर्थ थे। मीरा के बारे में सत्य बताइए। देखो, मीरा के पति सांगा के पुत्र भोजराज थे, बिल्कुल ये सही है। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं, बिल्कुल सही है। मीरा के आध्यात्मिक गुरु गजाधर गुर्जर थे, बिल्कुल सही है। मीरा के मुख्य गुरु दादू दयाल जी थे, ये गलत है, क्योंकि मुख्य गुरु कौन थे? वो थे, यानी धार्मिक गुरु कह सकते हैं, रैदास जी थे, संत रैदास जी। काया बेली और अनभे वाणी ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। काया बेली और अनभे या अनभ्रण या अनभे वाणी ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय से। किसे? दादू दयाल ने सदूकड़ी भाषा में, ढूंढाड़ी और हिंदी भाषा का कॉम्बिनेशन सदूकड़ी भाषा होता है, दादू दयाल के द्वारा लिखा गया। दादू दयाल ने एक ग्रंथ लिखा था, दादू दयाल रा दुहा, दादू दयाल री वाणी, दादूरी पर्ची, परिचय का अंग, काया बेली और अनभे वाणी, ये सारे दादू दयाल जी के ग्रंथ हैं। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी? किसने? लाछा गुजरी की गाय। देखिए, लोक देवता का प्रश्न तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जहां लोक देवता का प्रश्न नहीं आता हो। तो तेजा जी ने लाछा गुजरी की गाय मेर के मीणाओं से छुड़वाते हुए अपने जीवन को आदगातिर और सुरसरा में नाग देवता ने डसा था, आपको पता है। सेंद्रिया में डसा था और सुरसुरा में मृत्यु हुई थी। सेंद्रिया में नाग ने देवता ने डसा था, सुरसुरा में इनकी मृत्यु थी। जब भी तेजा जी की बात आई, एक तो तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। कहाँ पे? खड़नाल नागौर में हुआ था। पिता ताहड़ जी, माता राम कंवर, पत्नी पेमल, बहन राजल और घोड़ी लिल्लड़ यह श्रृंगारी थी। क्वेश्चन आता ही आता है। धोलिया पीर कहते हैं, नहीं, काला व बाला का देवता कहते हैं, गायों के रक्षक देवता, सांपों व नागों के देवता। बहुत ही खास है, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता है। और इंपॉर्टेंट एक बात, सबसे ज्यादा पूजा अजमेर के हर एक घर में थान मिलेंगे। कौन सा युगम असंगत है? कौन सा युगम असंगत है? देखो, गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था, शुरू में, सही है। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, सही है। पाबू जी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था, ये भी सही है। तो असंगत चारों में से ये है, क्योंकि रामदेव जी का जन्म रुनेचा में नहीं हुआ था, इनकी समाधि है रुनेचा रामदेवरा में, जबकि जन्म इनका उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में। आजकल प्रश्न ऐसे आते हैं, ये ध्यान रखना। 4 ऑप्शन दे दिए आपको, कुछ नहीं पूछेगा, वो सीधा लिख देगा कौन सा युगम असंगत है। अब तीनों का कॉम्बिनेशन ये बिठा दिया, मैंने बता दिया यहाँ पे जन्म से समझदार है, और चौथा देखो अलग ही पड़ा है। ऐसे वहां पे 1-2 प्रश्न आने लगे आजकल। जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? जयपुर के कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन है? तो आराध्य देवी पूछे शिला देवी। अब बहुत सारे विद्यार्थी किस में कंफ्यूज होते हैं, एक तो आराध्य देवी, एक इष्ट देवी और एक कुल देवी। इन तीनों में कई बार तो उल्टे सीधे हो जाते हैं इनके, और पेपर में कई बार अगर पेपर में, अब देखो 4 ऑप्शन है, शिला देवी, आवड़ माता, बाण माता, ब्राह्मणी माता। अगर एग्जामिनर ये पूछ लेना कि जयपुर के कछुआ राजवंश की कुल देवी कौन सी थी, और ऑप्शन में यही है, तो आपको शिला देवी करना पड़ेगा ऑप्शन के अनुसार तो। लेकिन आपको याद रखना है, आराध्या देवी और इष्ट देवी एक ही होती है, जबकि कुल देवी, कुल जहां से स्टार्ट होता है, जहां से जो देवी सहायता करने लग जाती है, वो कुल की देवी होती है, वो पूजनीय होती है हमेशा ही। आराध्या देवी, इष्ट देवी वो होती है किसी शासक के द्वारा उस मूर्ति को लाकर स्थापित किया गया। कोई शासक मानता था, कोई नहीं मानता था, या बीच वाले शासक मानते थे लास्ट में जाके किसी को, लेकिन ये कुल की होती थी। जैसे अपने घरों में होता है ना, एक देवता अपने फिक्स होते हैं, उसको अपने सभी मानते हैं, लेकिन कई बार 1-2 देवता ऐसे होते हैं उनको हम ज्यादा नहीं महत्व नहीं देते, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। एक देवता होते हैं फिक्स, उनको मानते वो कुल के देवता हुए, ऐसे होते हैं। तो शिला देवी, ठीक है, शिला देवी एक आराध्य देवी है, इष्ट देवी है। इनका मंदिर आमेर जयपुर में है, और ये मूर्ति मानसिंह प्रथम लाए थे बंगाल के राजा केदार को हराकर, वो है शिला देवी।
किस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा गया है? ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। किस लोक देवता को कृष्ण के अवतार के साथ साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? रामदेव जी को। देखो अकेला पढ़ा होगा आपने कृष्ण का अवतार रामदेव जी, लेकिन जब आ जाए कृष्ण के अवतार के साथ विष्णु का अवतार रामदेव जी। अकेला आ जाए विष्णु का अवतार किसको कहते हैं? देवनारायण जी को। गुर्जर समाज के लोग देवनारायण जी को मानते हैं। इसके अलावा संत जाम्बू जी को भी, जो विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं, वो विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ऐसे आपको याद रखनी ये चीजें। अगला, गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गोगा जी का जन्म चूरू में हुआ, और चूरू के ददरेवा में हुआ। कब हुआ? क्योंकि प्रश्न आता है गोगा नवमी कब बनाई जाती है? गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ये प्रश्न एग्जामिनर का बड़ा पसंद का प्रश्न है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ददरेवा चूरू में जन्म। माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहां लगता है? माघ शुक्ल सप्तमी को गधों का मेला कहां लगता है? तो सीधी सी बात है, माघ महीना शुक्ल सप्तमी गधों का मेला ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 के अंदर ये मेला लगता है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये इंडियन पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल की है। भूमि अधिग्रहण वाली 9वीं के अंदर है। 8वीं अनुसूची में अपनी भाषाएं हैं, और 11वीं अनुसूची जो 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। तो टोटल 12 अनुसूची है। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य कह दो या मूल कर्तव्य, टोटल कितने? 11 है वर्तमान में। आपसे पूछे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तब 0 थे, बिल्कुल ही नहीं थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। उस समय 10 ही जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां और जोड़ा गया, जो शिक्षा को अनिवार्य करता है, निःशुल्क व शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 51A के तहत। हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है? तो आप सारे जानते हो कि राजस्थान का तो चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, भारत का 52वां है, वो है रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर। 5 जुलाई 2021 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसको याद रखना, ये राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। पहला कौन सा है? पहला रणथंभौर है, अब दूसरा रामगढ़ हो गया, तीसरा सरिस्का हो गया, और चौथा मुकुंदरा हिल्स हो गया। 4 ये वर्तमान में, 5वां कुंभलगढ़ जो अभयारण्य है वो अभी प्रस्तावित है। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? इतना सिंपल सा प्रश्न फिर भी बार बार एग्जाम में आ रहा है। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़ के अंदर है, जहां से जाखम नदी भी निकलती है। और सीता माता अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य के लिए भी कहा जाता है कि हिमालय के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा औषधीय जड़ी बूटियां दिखाई देती है तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका इससे कोटा 12 झालावाड़ में फैला हुआ है। 2012 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था, और 2013 में ये टाइगर रिजर्व बना था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और टाइगर रिजर्व भी है, जो 1973-74 में राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभयारण्य भी है। रामसर साइट भी घोषित किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। असत्य बताना है भी, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। केवलादेव भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय टाइगर अभी बता दिया मैंने कहां पे है, सवाई माधोपुर में। कुछ क्वेश्चन देखो 50 में से 10% तो आपको सिंपल मिलेंगे, ये मत सोचना 50 में से 10% तो सिंपल और सीधे सीधे पेपर में आएंगे। सालर के वन वितरित है, सालर वन है ना, सालर वन के वन कहां मिलेंगे आपको? तो सालर के जो वन है ना वो आपको ज्यादातर अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर में मिलेंगे। अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। राजस्थान के दक्षिण भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष, ये लगभग सारे 2018 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में सालर वन पाए जाते हैं। कौन से? सालर। राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार, अमृता देवी का नाम, अमृता देवी बिश्नोई का नाम सुना होगा। 1730 खेजड़ली बलिदान, उस समय मारवाड़ के शासक अभय सिंह थे, उन्हीं के नाम पर पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए, किसके लिए?
पेड़ों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष को देना हो तो 50,000 रुपए राशि दी जाती है, जबकि किसी संस्था को देना हो तो 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उदयपुर की जामर कोटड़ा की खाने किसके उत्पादन हेतु जानी जाती है? उदयपुर की जामर कोटड़ा की जो खाने है वो किसके उत्पादन के लिए, कौन सा खनिज? इतना फेमस पर्सन है ये। जामर कोटड़ा की खान रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अब यूरेनियम की बात आई ना, तो यूरेनियम का पूरे भारत में राजस्थान का 5वां स्थान है। और अभी हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले, एक तो उदयपुर में और एक सीकर में। सबसे ज्यादा सीकर के रोहिल क्षेत्र में मिले हैं और उमरा वगैरह क्षेत्र उदयपुर में वहां मिले, तो ये ध्यान रखना। ये लेड है, ठीक है, लोड नहीं है, लेड। राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्न में से कौन हिस्सेदार है? जो बाड़मेर के अंदर, पंचभद्रा के अंदर रिफाइनरी बन रही है ना, उसमें किस किस का हिस्सा है? तो राजस्थान सरकार का है 26% और एचपीसीएल का है 74%। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 26-74, ये प्रश्न आता ही आता है कि किसका हिस्सा है राजस्थान सरकार और एचपीसीएल का। राजस्थान में गोलिया व हनोतिया में स्रोत है। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में किसके स्रोत है? तांबे के भंडार है। ये प्रश्न सारे आए हुए हैं, बस वो बता रहा हूं। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स व बाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बाइलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? सीमेंट की चादरें बनाई जाती है या फिर फिल्टर्स, बाइलर्स या अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो वो किस से किया जाता है? डोलोमाइट से किया जाता है। आज मैं थोड़े से ना ज्यादा आपको तथ्य नहीं बताऊंगा, थोड़े सिंपल सीधे लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास जहां मैं रह रहा हूं अभी, तो वहां मेरे पास में पता नहीं कोई शादी, पता नहीं, बहुत ज्यादा साउंड की आवाज आ रही है, डीजे बहुत ज्यादा गूंज रहा है एकदम। शायद आपके पास आवाज शायद नहीं पहुंचे, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने क्यों स्टार्ट किया ना जैसे वीडियो, वो इधर से बजने लगे। अब आस पड़ोस उधर दूर है, अब उनको कह भी नहीं सकते, अपने तो नए यहाँ पे प्रवासी हैं, तो ये चल रहा है। अभी मैं थोड़ा स्पीड से 50 क्वेश्चन ही करवाने करूंगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा साउंड आवाज चल रहा है, फिर भी मैंने पूरी व्यवस्था करके मैंने सोचा 9 बजे की रूटीन क्लास, क्योंकि ये मेरे स्टार्ट करने के बाद 2-3 क्वेश्चन देने के बाद ये स्टार्ट हुआ, अब चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। राजस्थान में पाया जाने वाला निम्न में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में 100% योगदान करता है? तो राजस्थान में 100% होता है वोल्स्टोनाइट, जो सिरोही में होता है। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? तो गिरल माइंस किस में? बाड़मेर के अंदर है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला तांबा एसक के लिए प्रसिद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला है तांबा एसक के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो देखो सीकर, अलवर, झुंझुनू, ये तो है। कोटा प्रसिद्ध नहीं है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर है, और ये मही नदी से ये भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकली गई। राजस्थान में कौन से सिंचाई के साधनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है? सिंचाई के साधन है अलग अलग, सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुओं व नलकूप से सबसे ज्यादा होती है। किससे? कुओं व नलकूपों से होती है। पिपलदा लिफ्ट सिंचाई योजना स्थित है। पिपलदा सिंचाई लिफ्ट सिंचाई योजना सवाईमाधोपुर में चंबल नदी पर है। गलता झील किस जिले में स्थित है? गलता झील नाम सुना होगा आपने, गलता तीर्थ, इसे मंकी वैली भी कहा जाता है, जयपुर के अंदर है। कहां पे? जयपुर में। जल महल किस झील में स्थित है? जल महल किस झील में स्थित है? तो मानसागर झील में स्थित है। और मानसागर झील कहां पे है? जयपुर के अंदर। रामगढ़ झील कहां पे है? ये भी जयपुर में। लूनकनसर बीकानेर में, और माउठा झील भी जयपुर में है। जेत सागर तालाब कहां स्थित है? जेत सागर, तो जेत सागर बूंदी में है। कहां पे? बूंदी में है। और तालाबों से आपसे पूछे सिंचाई सबसे ज्यादा कहां होती है? भीलवाड़ा के अंदर होती है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? राजस्थान में मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये बनास नदी का भाग है। ये करौली के क्षेत्र में डांग की रानी, डांगलैंड, ये करौली वाला ही पठार है। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड जो सभ्यता है वो बनास नदी के किनारे है। गिलुंड सभ्यता है कहां पे? राजसमंद के अंदर। कहां पे? राजसमंद के अंदर स्थित है। जमीन रो धनी कुम्मी व मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? जमीन रो धनी कुम्मी व मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? कन्हैया लाल सेठिया। धरती धोरारी, लिलटांस, पाथल पित्थल,
ये सारी कन्हैयालाल सेठिया के चूरू के हैं। निहत रंग की रचना किसने की थी? निहत रंग की रचना राव बुद्ध सिंह ने की थी। राव बुद्ध की रचना कौन सी है? निहत रंग। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो जो जोधराज ने लिखा था, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। किसका? संस्कृत का है। और भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के ग्रंथ गौरी शंकर हीराचंद ओझा। शिशुपाल वध का लेखक कौन है? तो कवि माघ, जिनका संबंध जालौर क्षेत्र से है। कवि माघ, इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं। शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा था। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखा था। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो और नैणसी ने नैणसीरी ख्यात। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। आपको पहले तो कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में राजस्थान के किस लेखक को 31वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। और बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। 713 दोहे हैं इसके अंदर। निम्न में से कौन सी कृति रागे राघव द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति रागे राघव द्वारा रचित नहीं है? तो मुर्दों का टीला इनके द्वारा रचित नहीं है। निम्न में से कौन सी कृति कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है। धरती दोहरारी है, लिल्टास है, पातल पितल है, सिनानी नहीं है। ये सिनानी किसकी है? मेघराज मुगल की। वो उस समय की बात है जब राज सिंह का एक सलूम्बर का रतन सिंह था और हाड़ी रानी थी, उसने अपना शीश काट के दिया था, वो सिनानी। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो राग चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा था? चक्रपाणी मिश्र के द्वारा लिखा गया है। जिरोही बाकला व गंधा किस उद्योग के नाम है? जिरोही बाकला गंधा किस उद्योग के नाम है? तो ये मीनाकारी के हैं। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो गलीचा निर्माण के लिए क्या है? जयपुर प्रसिद्ध है। गलीचे निर्माण के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। आज का अंतिम, मोठड़ा व धनक का संबंध किससे है? मोठड़ा व धनक का संबंध किससे है? बंधेज से है। ये देखो दोस्तों, 50 क्वेश्चन आज मैंने थोड़ा बहुत ही स्पीड, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्पीड से बताया। बस कारण वजह मैंने बता दिया कि आज मेरे पास कोई इलाज नहीं था कि आपको मैं तथ्य बताऊं, क्योंकि तथ्य बताने के लिए मेरे पास इतना ज्यादा शोर आ रहा है कि मुझे पता नहीं चला। मैंने वीडियो को स्टार्ट कर लिया, इसलिए मैंने सोचा इसको 50% पूरे दे दूं। तो इस वजह से ये क्लास मैं इतनी ही दे रहा हूँ। खेद है मुझे, लेकिन क्या करें, जैसे है, जैसे नियति, जैसे समय, जैसे विधान, जैसे हमारे पास समय था उस प्रकार आपको दे दिया। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।